अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? World's biggest movie star. The world's biggest acting star. Giant movie star. The world's biggest ever movie star arriving. Mega global superstar. Shahrukh Khan. आप लगभग 3.5 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दुनिया की 43% पॉपुलेशन हुई। तो दुनिया मानती है मैं। दोस्तों, एसआरके के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एसआरके ने अपना सारा पैसा फिल्म से कमाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसआरके अपने फिल्म के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते, बल्कि वे बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं। एसआरके एक ब्रिलियंट एक्टर होने के साथ साथ एक जीनियस बिजनेसमैन भी है, लेकिन शुरुआत में उनके सारे बिजनेस फ्लॉप हो चुके थे। आईपीएल में टीम खरीदी तो 3 साल तक हार रही थी और फिल्म प्रोडक्शन में भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन आज वही इंसान अरबों का मालिक बन चुका है। दोस्तों, जब एसआरके मुंबई आए थे तो उन्हें कोई नहीं जानता था और यह बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फौजी नाम के टीवी शो में पहला ब्रेक मिला। लेकिन एसआरके को बड़े पर्दे पर आना था और 1992 में एसआरके को पहली फिल्म मिलती है दीवाना। ये फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और पहले ही फिल्म से एसआरके ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। दीवाना की सक्सेस के बाद उन्हें डर और बाजीगर जैसे नेगेटिव रोल भी किए, लेकिन ये रोल करना उस वक्त बहुत रिस्की माना जाता था, क्योंकि नेगेटिव रोल के बाद फिर उन्हें हीरो का रोल मिलना काफ़ी मुश्किल था। I love you, किरण। लेकिन ये सोच एसआरके ने बदल कर रख दी थी। इसके बाद 1995 में आई डीडीएलजे उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म की वजह से एसआरके को किंग ऑफ रोमांस का टैग मिल गया। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बत है और कभी खुशी कभी गम जैसे फिल्मों ने उन्हें उस वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। एसआरके उस वक्त एक स्टार ही नहीं थे, वो एक आइकन बन चुके थे। लेकिन उन्हें पता था कि ये फेम हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा। वे अपने परिवार के लिए एक सेफ फ्यूचर चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ बिजनेस करने का फैसला किया। तब साल 1999 में उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी में उनके साथ जूही चावला, जय मेहता और डायरेक्टर अजीज मिर्जा भी पार्टनर थे। ड्रीम्स अनलिमिटेड का पहला प्रोजेक्ट था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये फिल्म इंडियन मीडिया और पॉलिटिक्स पर बेस्ड थी। KTV फर्स्ट टाइम डिफ्यूजन ऑफ अ लाइफ बॉम्ब, येलो। पर उस वक्त के ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आई, इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मेरा सबसे बड़ा फेलियर था। फिर भी दिल हिंदुस्तानी था मेरे लिए, अजीज के लिए और जूही के लिए। हम ऐसे बस बैठ के रोते रहते थे कि क्या हो गया। लेकिन एसआरके ने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड के अंदर और एक फिल्म बनाने का फैसला लिया और वो फिल्म था अशोका। ये फिल्म उनकी सबसे एक्सपेंसिव फिल्म में से एक थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। इससे एसआरके और उनके पार्टनर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को एक और चांस देने का फैसला किया। इस बार उन्होंने चलते चलते नाम की फिल्म प्रोड्यूस की। हालांकि ये फिल्म हिट थी, लेकिन इसने इतना भी कुछ खास कमाई नहीं की थी, इसलिए ड्रीम्स अनलिमिटेड लॉस में जा चुकी थी और उनके पार्टनर जूही चावला और जय मेहता अब इस बिजनेस को आगे नहीं ले जाना चाहते थे। ये एसआरके के करियर की पहली बड़ी हार थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कंपनी को नए से स्टार्ट करेंगे और एक नए नाम के साथ। तो 2003 में उन्होंने अपने कंपनी को दोबारा लॉन्च किया और इस बार इसका नाम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट रखा गया। एसआरके के इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था मैं हूं ना। ये फिल्म एक मसाला एंटरटेनर थी। इसे बड़े स्केल पर प्रमोट किया गया था, साथ ही इसका म्यूजिक, एक्शन, ड्रामा सब कुछ परफेक्ट रखा गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। फिर 2007 में एसआरके ने ओम शांति ओम को रेड चिलीज के अंडर रिलीज किया और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। बजट था 40 करोड़ और कलेक्शन हुआ 150 करोड़ से ज़्यादा। और इसके बाद एसआरके ने रेड चिली वीएफएक्स को भी बड़े स्केल पर स्टार्ट किया और आज रेड चिलीज बॉलीवुड के सबसे बड़े वीएफएक्स स्टूडियो में से एक बना है। आज बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्म जैसे रावण, क्रिश 3, भूल भुलैया 2 और जीरो, ये सारे फिल्म रेड चिलीज के वीएफएक्स की मदद से ही तैयार की गई है। रेड चिलीज फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कंपनी अब एडवर्टाइजमेंट, वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट जैसे सर्विस भी देने लगी है। एसआरके अब समझ चुके थे कि वे अगर सिर्फ फिल्मों पर डिपेंड रहेंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। तब उन्हें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखा, जिसका नाम था आईपीएल। जब 2008 में भारत में पहली बार आईपीएल की शुरुआत होने वाली थी, तब एसआरके ने जूही और जय मेहता के साथ अपने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर को खरीद लिया
ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी महंगी इन्वेस्टमेंट थी, जहाँ इस टीम को खरीदने के लिए उन्होंने 300 करोड़ खर्च किए थे। पहले सेशन में केकेआर को लेकर क्रेज बहुत ज़्यादा था। टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी थे और शानदार प्रमोशन किया गया, लेकिन पहले ही 3 साल 2008, 2009 और 2010 तीनों सेशन में टीम की हालत बहुत खराब रही। टीम कंटिन्यूस मैच हार रही थी। प्लेऑफ तो दूर की बात थी, टीम पॉइंट टेबल में भी सबसे नीचे रही। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एसआरके के खुद की फैमिली ने कहा कि इस टीम को बेच डालो, लेकिन एसआरके तभी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते। 2011 में केकेआर टीम ने ऑक्शन में गौतम गंभीर को खरीदा और उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया। इस एक डिसीजन ने पूरी टीम की तकदीर बदल डाली। 2011 में केकेआर ने पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया और अगले साल 2012 में केकेआर ने आईपीएल ट्रॉफी जीत ली और 2014 में केकेआर ने दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस जीत के साथ ही केकेआर एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी थी। इसके लिए स्पॉन्सर की लाइन लग गई। टीम की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी और ये हर साल करोड़ की कमाई करने लगी थी। फिर उन्होंने आईपीएल के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट लीग में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 2015 में उन्होंने सीपीएल में एक टीम खरीदी जिसका नाम है ट्रिम्बागो नाइट राइडर। इसके बाद 2022 में ट्रिम्बागो नाइट राइडर वुमेन्स की टीम खरीदी जिसने 2022 में ही अपना पहला टूर्नामेंट जीत लिया। और फिर 2023 में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मार्केट में एंट्री करते हुए अबू धाबी नाइट राइडर की टीम बनाई जो यूए की इंटरनेशनल लीग T20 में खेलती है। उसके बाद उन्होंने 2023 में अमेरिका के मेजर लीग क्रिकेट यानी MLC में भी अपनी लॉस एंजल नाइट राइडर के नाम से अपनी टीम बनाई थी। इस तरह एसआरके के पास नाइट राइडर के नाम से एक आईपीएल टीम नहीं बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप है और आज इस ग्रुप की वैल्यू 9000 करोड़ से भी ज़्यादा है। आईपीएल के जरिए उन्होंने ये प्रूव किया कि वो एक स्मार्ट एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। एसआरके फिल्में और क्रिकेट में ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। उनके पास दुनिया के अलग अलग देशों में वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले बात करेंगे मन्नत की, जो एसआरके की पहचान है। इसकी कीमत आज 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके अलावा पाम जुमेरा दुबई में उनका सी फेसिंग विला जन्नत है और इसकी कीमत 100 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे ही लंदन के पार्क लैंड में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है जिसकी वैल्यू 180 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉपर्टीज एसआरके ने ओन करके रखे हैं और आज उनकी वैल्यू 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। फिर उन्होंने 2023 में किड्जाना नाम की कंपनी के 26% शेयर ओन किए थे। किड्जाना असल में एक इंटरनेशनल चेन ऑफ चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट पार्क है जहाँ बच्चे खेल खेल में अलग अलग करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे ये एक बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर बन चुका है। एसआरके अब फिल्मों में भी फीस चार्ज नहीं करते बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के साथ हर फिल्म में अपना प्रॉफिट फिल्म के कलेक्शन के हिसाब से लेते हैं। फिल्म पठान में उन्होंने 200 करोड़ कमाए और यही पैटर्न उन्होंने जवान और डंकी फिल्मों के साथ भी अपनाया। आज एसआरके बॉलीवुड के सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड एम्बेसडर है। आज उनके पास 40 से ज़्यादा ब्रांड्स है और हर ब्रांड के लिए वो 10 से 30 करोड़ चार्ज करते हैं। इस तरह एसआरके सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड ना रहते हुए उन्होंने 7300 करोड़ का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है जो हर साल बड़ा होते जा रहा है। एसआरके की कहानी एक सुपरस्टार बनने की नहीं बल्कि एक सोच और एक माइंडसेट की है जिसे हम सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजी लग गई।